Hello dear friends, you are most welcome at Study IAS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 14 मई 2020 द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम एनालिसिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई भी स्टूडेंट जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा हो और जो लेना चाहता हो वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का प्लस प्लेटफॉर्म पर बेनिफिट ले सकता है। तो आप स्टडी आईएएस कोड यूज करना ना भूलें। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप जुड़ सकते हो हमसे। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक एंड मेल आप कर सकते हो। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे जुड़कर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 14 मई 2020। तो फर्स्ट आज हमारा न्यूज़ रहेगा मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमई। तो यहाँ देखेंगे कि एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई के लिए क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो ये न्यूज़ हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्ट पेज नंबर 6 पर पीएम मोदी कॉल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस। ये हमारे लिए काम की न्यूज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। ए प्लान फॉर रिवाइव ए ब्रोकन इकोनॉमी। तो ये क्या है, इससे संबंधित पूरा एडिटोरियल का हम डिस्कशन करेंगे। क्या क्या मेन पॉइंट्स यहाँ से लिखने लायक है उन सभी का हम देखेंगे। प्रोवाइड इनकम सपोर्ट एंड रिस्टोर जॉब्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लिक्विडिटी लाइफलाइन, ये हो चुका है, हम इसको देखेंगे एमएसएमई में। पेज नंबर 7 पर यहां पर कोई काम का नहीं है। इट्स टाइम टू गिव आईआरएस ऑफिसर देयर ड्यू। हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू यहां कुछ भी नहीं है पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 11 पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, कालापानी टेरिटरी। पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे, तो अगेन वो न्यूज आई है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यहां से हम 4-5 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन सभी का हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। यहां पर हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है यहां पर प्रोविजन एंड कैश एडिक्वेसी रेशियो, जो यूपीएससी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा द हिंदू एनालिसिस का, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय हित में, मीन्स अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई विषय है, राज्य सूची में है, तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो संसद के पास ये शक्ति है कि उसके ऊपर वो विधिक मीन्स अपना एक लीगल राइट प्राप्त कर लेती है यदि ऐसा प्रोविजन पास हो जाए। क्या, अगर लोकसभा तो उससे बाहर ही था, अगर राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट एंड वोट से एक प्रस्ताव पारित कर दे आर्टिकल 249 के तहत, तो क्या कर बना सकती है, संसद भी किसी राज्य विधि पर लॉ बना सकती है। मीन्स जो राज्य सूची का कोई विषय है उस पर भी संसद लॉ बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोट के द्वारा अगर कोई रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऐसा करने के लिए बोले तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डी। आप सभी ने मैक्सिमम क्या सभी ने आंसर सही किया, तो उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और यही स्प्रिट यूपीएससी की आपको बनाए रखनी है। 14 मई 2020 इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज एमएसएमई। यहां पर हमको क्या क्या याद रखना है, यहां पर द हिंदू का पेज नंबर 8 नहीं, यहाँ 1 है, तो याद रखना पेज नंबर 1। कोलेटरल फ्री लोन मीन्स 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। मीन्स अगर कोई एमएसएमई उद्योग है, अभी देखेंगे एमएसएमई क्या होते हैं, यहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इनको बोलते हैं एमएसएमई। यहाँ पर सूक्ष्म भी आते हैं, लघु आते हैं, मध्यम, 3 तरह के उद्योग हैं। तो किस आधार पर इनका डिवाइडेशन है वो हम देखेंगे। यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन मीन्स 3 लाख करोड़ तक का इतना पैसा दिया गया है बैंकों को, ये पैसा बैंकों के पास जाएगा, इसके थ्रू एमएसएमई को लोन मिलेगा और इस लोन के लिए उनको अपनी संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। विदाउट कोलेटरल मीन्स आपको किसी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान ये स्टार्ट किया था, इसमें हमने आरबीआई के थ्रू कई मेजर्स लिए हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई है। तो इसके बारे में हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है।
लोगों को 5 केजी अनाज, 1 केजी दाल। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, डॉक्टर्स, उनके लिए 40 लाख का बीमा। ये सभी सुविधाएं, जो महिलाएं हैं जिनका जनधन अकाउंट है उनको 500 रुपए 3 महीने के लिए ट्रांसफर करना, ये सभी। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के लिए है। एमएसएमई के लिए हमको क्या याद रखना है यहां पर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई रियली में क्या होता है। एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन, तो ये याद रखना क्या है। पहले एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या था, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई यूनिट है और ये सर्विस यूनिट, क्योंकि दो प्रकार की होती है, एक विनिर्माण और एक सेवा। तो सेवा क्षेत्र में अगर कोई एमएसएमई हो थी तो माइक्रो किसको बोला जाता था, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट है 25 लाख का। अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर सर्विस कुछ को बोला जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का। उसके बाद स्मॉल किसमें, जिसमें इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट यहां पर है 2 करोड़ का, मींस सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर की स्मॉल एंटरप्राइज अलग है, मैन्युफैक्चर की अलग है। अगेन मैन्युफैक्चर में मीडियम किसको बोलेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है, जबकि सर्विस सेक्टर में मीडियम एंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, उद्यम, जिसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाल ही में जस्ट अब इसमें जो क्लासिफिकेशन था एमएसएमई का, उसको चेंज कर दिया गया है। यहां पर हमेशा याद रखना कि क्या आधार बनाया गया है इनका, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, दोनों में से कोई भी एक इसमें आधार बनाया गया है। अब पहले केवल इन्वेस्टमेंट था, जो कल 13 मई को जो डिसीजन लिया गया एमएसएमई को, पहले केवल इन्वेस्टमेंट था, अब टर्नओवर को भी आधार बनाया गया है कि टर्नओवर किसी का है तो उसको भी आधार बनाया जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेम कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है किसी कंपनी में तो उसे बोलेंगे माइक्रो, और टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, जबकि मीडियम में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़। तो ये इतना अगर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर किसी का होता है तो उसको मिलता है एमएसएमई का दर्जा। ये अप टू है, अप टू 1 करोड़, अप टू 5 करोड़, अगेन अप टू 10, अप टू 50, अप टू 20 एंड अप टू 100 करोड़। तो ये है एमएसएमई का, किसे बोलते हो, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर डिसाइड होती है। लिक्विडिटी लाइफलाइन, यहां पर द हिंदू के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल था जिससे संबंधित हमको केवल 2-3 बातें याद रखनी है। यहां पर आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है, लेकिन यहां जो राइटर ने लिखा है क्या कि हमारे इकोनॉमी में 2 प्रॉब्लम्स चल रही है। एक एमएसएमई जिसमें अस्तित्व का खतरा है, एग्जिस्टेंशियल का क्राइसिस है, क्योंकि इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनकी मजबूरी है कि ये बंद करें। तो अगर कोई कंपनी बंद करने की कगार पर आए तो वो अपने एग्जिस्टेंस को बचा रही है। अब इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन। एनबीएफसी को लिक्विडिटी क्राइसिस, क्या होती है एनबीएफसी, बैंकिंग से अलग होती है। बैंक एंड एनबीएफसी के बारे में हमने एक बार डिस्कशन किया था। एनबीएफसी होती है वो बैंक 2 तरह का डिपॉजिट कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। मीन्स जैसे ही कभी हमको जरूरत पड़ेगी हम कभी भी उसको मांग सकते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट हमने अगर 1 साल के लिए एफडी करवा दी तो 1 साल से पहले हम उसको नहीं निकल पाएंगे। तो ये है बैंक का कार्य। लेकिन एनबीएफसी केवल टर्म डिपॉजिट कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट मीन्स सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट एनबीएफसी में नहीं खुलवाया जा सकता। तो यहां पर क्या होगा, केवल टर्म डिपॉजिट मीन्स मिनिमम हम 12 महीने के लिए और मैक्सिमम हम 60 महीनों के लिए मीन्स 5 साल के लिए यहाँ पैसा जमा करवाते हैं। कहां पर, एनबीएफसी में। तो एनबीएफसी में तरलता संकट क्यों है, क्योंकि एनबीएफसी भी लोन देने का काम करती है, किसको, एमएसएमई सेक्टर को। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा एनबीएफसी के पास तो एमएसएमई को अगर निवेश करना रहेगा तो कहां से पैसा आएगा। इसलिए इनकी लिक्विडिटी क्राइसिस को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई ने कई तरह की इन सुविधाएं दी जा रही है। 50-50 करोड़ का इनको भी लोन बांटा जा रहा है, इनके लिए भी सुविधा की जा रही है। तो ये दोनों याद रखना। ब्रोकन इकोनॉमी, द हिंदू के पेज नंबर 6, यहां पर कहा गया है कि ब्रोकन इकोनॉमी मींस कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हमारा उत्पादन रुक गया है, हमारा सप्लाई डिमांड जो था वो चेन बहुत खराब हो गई है, उसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, जरूरत क्या है हमारी इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए, हमको फूड वितरित करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि एफसीआई के पास लगभग 77 मिलियन टन फूड क्या है स्टोर, कैश ट्रांसफर करनी चाहिए गरीबों को।
इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कैश ट्रांसफर करने से, क्योंकि अगर उनको भोजन मिल गया गवर्नमेंट के थ्रू तो अब उनके हाथ में कंप्लीटली पैसा जो रहेगा वो क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, कुछ वस्तुएं अलग से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगी, डिमांड जनरेट होगी। जब डिमांड जनरेट होगी तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, क्योंकि हमें से याद रखना, जब कोई व्यक्ति है अगर उसके हाथ में पैसा है तो वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, कोई वस्तु खरीदेगा। मीन्स मार्केट में नहीं जाए तो वस्तु है तो उसको खरीदेगा, कोई भी वस्तु खरीदे, वस्तु जब खरीदेगा तो इसकी डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इस वस्तु की, जिस वस्तु की डिमांड जनरेट होगी उसका औद्योगिक उत्पादन भी स्टार्ट होगा। जब औद्योगिक उत्पादन स्टार्ट होगा तो उसको उत्पादन करने के लिए यहाँ रोजगार चाहिए, तो कई लोगों को वो रोजगार लगाएंगे। जब ये रोजगार का काम करेंगे तो इनके हाथ में पैसा आएगा, इस पैसे को ये क्या करेंगे, इकोनॉमी में या तो निवेश कर देंगे या फिर अब बचत करेंगे और कंजप्शन भी करेंगे। तो निवेश करेंगे, बचत करेंगे और कंजप्शन करेंगे। तो जब इतना काम करेंगे तो अगेन ये भी इकोनॉमी में क्या है, कहीं ना कहीं मांग जनरेट करेंगे और जो निवेश के लिए पैसा है वो भी इनके पास आएगा। तो ये पूरा एक चक्र है जिसके द्वारा इकोनॉमी, डिमांड अगर जनरेट हो जाए तो पूरा इकोनॉमी चल निकलेगा। इन्होंने एक और जो अपने आर्टिकल में कहा है कि महानरेगा जो है वो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इनके ये काम तो करती है, मीन्स एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में काम करती है महानरेगा के श्रमिक, लेकिन अब उनको रूरल एंटरप्राइजेज जो जितने भी हैं, रूरल उद्यम है, उनमें भी काम दिया जाना चाहिए, उसको महानरेगा के तहत माना जाना चाहिए। और 100 दिन का जो लिमिट है सालाना, 100 दिन का लिमिट है महानरेगा में, उसको बढ़ा देना चाहिए। अब 100 दिन का नहीं, क्योंकि अब कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके कारण इसको बढ़ा देना चाहिए, ये राइटर का कहना था। और इन्होंने क्या कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाओ, क्योंकि 60% जो हमारा जीडीपी में ग्रोथ है, मीन्स जीडीपी में हमारा 60% योगदान है एग्रीकल्चर का, जबकि एम्प्लॉयमेंट लगभग 60% है। यहाँ एक इंटरप्रिटेशन है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हो क्या रहा है कि जीडीपी में अगर 100 रुपये की हमारी जीडीपी है तो एग्रीकल्चर का उसमें पार्टिसिपेशन कितना है, 16 रुपये का। इसको समझना आप, ये इतना बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 100 रुपये की अगर जीडीपी है तो उसमें से केवल 16 रुपये कहाँ किस में है, एग्रीकल्चर के, जबकि 60% लोग इस 16 रुपये पर डिपेंड है। समझना इस कॉन्सेप्ट को। 100 रुपीज़ की अगर हमारी जीडीपी है तो उसमें से केवल 16 रुपये एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। 16% मीन्स 16 रुपये केवल एग्रीकल्चर के हैं, और उन 16 रुपये में 60 लोग इंक्लूड हैं, जबकि 40% के पास कितना जा रहा है, बाकी बचा हुआ जो 84% है वो किसके पास जा रहा है, 40% लोगों के पास। तो इनके और ये बल्ले बल्ले, एग्रीकल्चर पर जो 60% लोग हैं उनके हाथ में केवल 16 रुपये हैं। जब 60% पॉपुलेशन के पास केवल 16 रुपये होंगे तो कैसे डिमांड जनरेट होगी, इनके हाथ में पैसा ही नहीं है। इसीलिए कैसे ना कैसे हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ाएं। 2 काम यहां हो सकते हैं, या तो हम इस 16% को बढ़ाएं या फिर हम एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह ले जाएं, सर्विस सेक्टर में या औद्योगिक क्षेत्र में। इस 16% को हम करें ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में, कम लोगों के हाथ में ये पैसा रहे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप एग्जाम में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। नीड, ये ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी से, इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। नीड, ईजिंग लेबर लॉ, जो लेबर लॉ है उनको कैसे ईज, क्योंकि कई तरह के लेबर लॉ है। बाहर वाले जो जितने भी कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट करने से डरती है कि कब कौन सा लॉ बन जाए इंडिया में, कब हड़ताल हो जाए, इसलिए डर के कारण यहाँ निवेश नहीं होता, तो उसको चेंज करें। और इन्होंने बोला कि केयर इकोनॉमी जो है, हेल्थ इकोनॉमी है, केयर इकोनॉमी मीन्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बढ़ाएं, ये अपने आप रोजगार उत्पन्न करेगा। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम सपोर्ट, द हिंदू के पेज नंबर 6, इसमें आर्टिकल में कहा गया कि यूपी में जो लेबर लॉ है उनको सस्पेंड किया गया है 3 साल के लिए। तो लेबर राइट्स का क्या होगा, ये तो गलत है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि श्रमिकों को अधिकार मिला हुआ संविधान में, कौन सा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19(1)(c) आर्टिकल। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, आर्टिकल 21, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा हवा, अच्छा पानी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी उनके अधिकार हैं। अच्छा भोजन। कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पर इसने लिख रखा था आर्टिकल में कि कलेक्टिव बार्गेनिंग भी इनका एक अधिकार है, लीगल राइट, लेकिन ये गलत है। लीगल राइट हो सकता है लेकिन इनका, लीगल राइट, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि आप
एसोसिएशन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, लेकिन उसके द्वारा आप मोल भाव नहीं कर सकते किसी कंपनी में। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? मोल भाव। किसी कंपनी में अगर आपने संघ बनाकर मोल भाव करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर चलो, आपके लॉ है उन पर ऊपर चलो। तो ये राइटर ने गलत लिखा है। तो ऐसा नहीं कि द हिंदू में हर चीज लिखी हुई राइटर हमेशा सही लिखते हैं, हो सकता है उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मोल भाव नहीं कर सकते। यहां पर राइटर ने और क्या लिखा है? इकोनॉमी जो इंडिया की है उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। जो इंडिया की सप्लाई चेन है वो तो अभी ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फाइन है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है डिमांड। मेन प्रॉब्लम डिमांड है, डिमांड नहीं हो रही है इकोनॉमी में। सॉल्यूशन क्या है? इनकम सपोर्ट। लोगों का रोजगार छीन गया है। लोग श्रमिक थे, अब कभी प्रवासी श्रमिक थे महाराष्ट्र में, यूपी के, बिहार, ये सभी दूसरे राज्यों में, जबकि अब वापस अपने राज्य में लौट रहे हैं। कहां से पैसा आएगा उनके हाथ में? जब उनके हाथ में पैसा नहीं होगा तो डिमांड कैसे जनरेट करेंगे? इसलिए कहा गया है कि इनकम सपोर्ट दो, गवर्नमेंट को कहा गया है कि उनके हाथ में पैसा दो। और क्या प्रॉब्लम बताई इन्होंने कि लगभग 90% जो था वर्क फोर्स में, जो श्रमिक थे, उनके पास अब पैसा नहीं है, क्योंकि वो कैजुअलाइजेशन या फिर इनफॉर्मलाइजेशन ये श्रमिक थे। मींस परमानेंट ना होकर क्या थे वो? टेम्पररी, शॉर्ट टर्म बेसिस पर उनको क्या कर रखा जाता था? श्रमिक के तौर पर। जब 90% ऐसे लोग हैं उनके रोजगार छिन गया है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है वो घर में भी बैठे हैं तो उनके पास पैसा बहुत सारा है, उनके पास महीने की जो है सैलरी वो आ रही है, लेकिन श्रमिकों के साथ ऐसा नहीं है। 90% जो श्रमिक है, पॉपुलेशन है, उसके पास जब पैसा नहीं होगा, उसकी जो जितना भी सैलरी है, जो दैनिक मजदूरी है वो रुक गई है, तो उनके हाथ में कहाँ से पैसा आएगा? जब पैसा नहीं है तो डिमांड जनरेट नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी में केवल उत्पादन होने से कुछ नहीं होगा। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक उत्पादन वापस नहीं बढ़ेगा। यहां पर इन्होंने कहा गया कि ठीक है, लेबर की हम बात मानते हैं, लेबर लो, लेकिन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस और चीजों पर भी डिपेंड करती है। उसमें मार्केट साइज, अब इंडिया का मार्केट साइज तो काफी अच्छा है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी मीन्स जो पैसा है, औद्योगिक उत्पादन के लिए पैसा भी चाहिए इनपुट्स में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है उद्योगों में, नए नए उपकरण आना, नया निवेश होना, नए रिसर्च होना। एक कंपनी पहले कोई वस्तु बना रही थी वो 100 रुपये की पड़ती थी, अब अगर 50 रुपये में पड़ती है तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज कैसे आए? तो ये पूरा एक आर्टिकल था। द हिंदू के पेज नंबर पर जो प्रकाश जावड़ेकर साहब थे वो कुछ बोल रहे थे, तो उससे संबंधित नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये 5 जो है वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से आ चुका है, सेंट्रल जू अथॉरिटी उससे भी आ चुका है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप याद रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था किसे बोलते हैं? जिस संस्था को किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाए। याद रखना, संवैधानिक किसको बोलते हैं? जो संविधान निर्माण के समय बनी कोई संस्था, या फिर जिसे संविधान संशोधन के द्वारा बनाया जाए, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया जाए, संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो जो बॉडी रहती है वो संवैधानिक संस्था रहती है। जबकि सांविधिक जिसे पार्लियामेंट के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा, सिंपल एक्ट के द्वारा बनाया जाए। चेयरमैन इसका यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो प्रकाश जावड़ेकर साहब है वो है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सांविधिक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसका एक अलग से डायरेक्टर होता है। अब ये क्यों दोनों सांविधिक संस्थाएं हैं? क्योंकि दोनों का निर्माण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट संशोधन होकर बना था 2006 में। इसमें संशोधन हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। सेंट्रल जू अथॉरिटी ये एक सांविधिक संस्था है, इसका निर्माण भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका भी एक चेयरमैन अलग से होता है। ये जितने भी जू हैं उनमें कैसे पशुओं को रखा जाएगा, उसमें कैसे ब्रीडिंग होगी, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी के रूप में जो सेंट्रल जू है उनको परमिशन देना। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यहां ये भी सांविधिक संस्था है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका चेयरमैन पीएम होता है, याद रखना, एक बार पूछा गया था।
फॉरेस्ट सर्वे इंडिया, इसका हेड एक अलग से डीजी होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है। इस जस्ट एक ऑफिस है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन काम क्या है, ये क्वेश्चन इस बार 2019 में इस बार पूछा 2020 में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2019 में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, हर 2 साल में आती है। तो ये जारी कौन करता है, इंडिया स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट की हमारे यहाँ वन कितने हैं, फॉरेस्ट कितना है, ये सभी, किस राज्य में कितना ज्यादा फॉरेस्ट है। 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। कैश एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, द हिंदू के पेज नंबर 15। इसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं। मींस ये क्या होता है कि बैंकों को उतनी पूंजी हमेशा अपने पास रखनी है कि दिवालियापन हो जाए, बैंक अगर डूब जाए तो उस समय वो ग्राहकों का पैसा चुका सके, या फिर अपने जो दिवालियापन है या अपने नुकसान की भरपाई कर सके। बेसल थर्ड के अनुसार क्या है, 8% अपने बैंक को कैश एडिक्वेसी रेशियो अनुपात में रखना चाहिए। मींस ऐसी संपत्ति उसके पास, अब अगर 100 रुपये बैंक के पास हो तो उसमें 8% संपत्ति ऐसी होनी चाहिए हमेशा उसके पास रिजर्व के रूप में, कि वो ऐसे संपत्ति को अपना जो बुरा समय है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें यूज कर सके। इंडिया में इसको 8 की जगह 9% कर रखा है, क्योंकि बेसल कहाँ है, स्विट्जरलैंड, वहां पर ही लो बनते हैं, लेकिन इंडिया में इसको 1% ज्यादा कर रखा है आरबीआई ने। इंडिया में लागू कौन करता है, आरबीआई। कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये होता है 2%, मींस 9% सीआर के अलावा 2% और है। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रति कोर कैपिटल का न्यूनतम अनुपात। अब यहां देखते हैं, जो बैंकों की सुरक्षा के लिए 2 पार्ट है, एक है कोर कैपिटल, इसे बोलते हैं सीआर, एक है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये है 2.5%। दोनों को मिलाकर कितना है, 11.5%। इतना बैंकों को पास मेंटेन होना चाहिए, जिसमें सीआर कितना है, 9% इंडिया के लिए, जबकि बेसल के अनुसार 8% होना चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस में जो यूज कर सकते हैं, ये इंडिया की बैंक्स के ऊपर लागू है 9%, लेकिन कैपिटल कंजर्वेशन बफर अभी पूरी तरह लागू नहीं है। इसका 0.625% अभी बचा हुआ है, बाकी लागू हो गया है। इस 0.62% है, उसको कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड किया गया है, आने वाले समय में उसको भी लागू किया जाएगा। टॉपिक्स इन सोर्स, पीएम केयर्स हमने कई बार देख लिया। एक इसमें करेक्शन कर लेना, पिछले लेक्चर्स में हमने कहा था कि इसमें मिनिमम जो अकाउंट है, मैक्सिमम अकाउंट का कोई सीलिंग नहीं है, मैक्सिमम अकाउंट कितना भी हो सकता है, जो मिनिमम अकाउंट है वो हमने पिछले लेक्चर्स में 1 रुपीज बताया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, वहां पर आप 10 रुपीज इसको कर लीजिएगा। तो कितना रुपीज, 10 से लेकर आप इन्फिनिटी, मीन्स कितना भी आप डोनेट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा करेक्शन याद रखना। ये एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसका चेयरमैन कौन है, पीएम, और जिसमें होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, वो सभी इसमें शामिल हैं, तो याद रखना। वेस्ट बैंक, ये अभी हम देखते हैं। वेस्ट बैंक हमने कल भी डिस्कशन किया था, पेज नंबर 14 पर। तो यहां पर वेस्ट बैंक कहाँ है, ये है इजराइल। इजराइल की बाउंड्री कहां से लग रही है, इजिप्ट से, एक तरफ जॉर्डन से, एंड ऊपर की अगर तरफ देखें तो हम लेबनान, और यहां पर सीरिया। सीरिया से 1967 के वार में इजराइल ने गोलन हाइट्स को छीन लिया था, और यूपीएससी में क्वेश्चन था कि गोलन हाइट कहां, किस क्षेत्र में पड़ता है। सीरिया से इसने छीन लिया, किसने, इजराइल ने। वेस्ट बैंक, ये रहा वेस्ट बैंक, यहां पर इसको छीन लिया कहां से, जॉर्डन से, जॉर्डन से छीन लिया। तो वेस्ट बैंक कहां है, जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री पर। और ये गाजा स्ट्रिप, ये भी अभी प्रेजेंट में किसका पार्ट है, इजराइल का। वेस्ट बैंक भी इजराइल का पार्ट है, और गोलन हाइट्स भी इजराइल का पार्ट है, क्योंकि 1967 में एक 6 डे वार हुआ था, जिसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सभी की आर्मीज ने एक साथ किससे लड़ाई लड़ी, इजराइल ने। और उसी लड़ाई में इजिप्ट से छीन लिया इसने गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, और सीरिया से गोलन हाइट। तो याद रखना कि गोलन हाइट कहाँ है, और यहां पर याद रखना दोनों के बीच में एक डेड सी है, जिसकी सैलिनिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और मेडिटेरियन सी कहाँ पड़ता है, भूमध्य सागर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी बाउंड्री किस किस से टच होती है। तो यहां पर 2-3, जॉर्डन भी उसमें ऑप्शन में था, लेकिन हम देखें कि जॉर्डन तो किसी भी हालात में यहां से टच नहीं करता है, तो याद रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप करना। ये 2018 का क्वेश्चन है यूपीएससी का।
Cash adequacy ratio is the amount that bank have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. तो ये आप एक ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, CAR is decided by the each individual bank. तो इसमें आप दिमाग लगाना. मैंने पहले भी बताया था कि CAR को पहले डिसाइड कौन करता है? डिसाइड होता है बेसल नॉर्म्स के अनुसार. और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको, हाँ, बेसल डिसाइड हो जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करते समय उसको कम या ज़्यादा कर सकता है कौन? किसी भी देश की सेंट्रल बैंक. हमारे यहाँ कौन है? RBI. तो आप सोच सकते हो कि क्या बैंक्स खुद की तरफ से इसको मेंटेन कर रहे हैं? क्या खुद बैंक्स फिक्स कर रहे हैं कि कितना % होना चाहिए, या फिर RBI कर रही है? तो इसके बारे में सोचना. यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट ऑफ दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस. क्या हमने ऐसा देखा है कि ऐसा मेंटेन पैसा करके रखना जिसमें लॉस अगर हो जाए तो उसको वो कंपेंसेट कर सके? तो इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर आप अच्छे से सोचना. अगर आपने मेरा डिस्कशन अच्छे से देखा है जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप आराम से आसानी से इस क्वेश्चन को विदाउट एनी कन्फ्यूजन के सोल्व कर लोगे. तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको इंक्लूड करें. माय डियर फ्रेंड्स, आप एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आप मैप यूज करो, तो मैंने आज मैप यूज किया है. तो आप याद रखना. एक बंदे ने क्रेडिट क्रिएशन पूछा था, तो इसको बात कर लेते हैं. क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? सिंपली याद रखना, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ही क्या होता है कि बैंक्स जितना ज्यादा लोन देगी. अगर एक बैंक है उसने लोन दिया है 100 रुपए का, तो उसका क्रेडिट क्रिएशन है. अगर यही बैंक 10,000 का लोन देगा तो इसका क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? बढ़ गया. क्रेडिट क्रिएशन मीन्स जो पैसा है उसका कितना विस्तार हुआ है, उसे बोल रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन. और यहां पर एक और है कि वो कितना ज्यादा उसके हाथ में पैसा है, कितना ज्यादा पैसे से वो कितना ज्यादा लोन बांट पा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट का मतलब पैसा, क्रिएशन मतलब उस पैसे को कितना आप अपनी इकोनॉमी में फैला सकते हैं. तो ये लोन के द्वारा ऐसा करती है कौन? बैंक्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस.